में सबका अपना एक सपना होता है कि अच्छी पढ़ाई करके एक अच्छा जॉब करे और अच्छा कमाए। मेरा तो कभी नहीं रहा, लेकिन काफ़ी लोगों का रहता है कि उन्हें अच्छी सी बड़ी अच्छी सैलरी चाहिए, अच्छा स्टेटस चाहिए, अच्छी पावर चाहिए एक जॉब पे। लेकिन मैं तो भैया एंटरप्रेन्योर साइड का थोड़ा सा बंदा हूँ और मज़ा आता है फ्रीली काम करने में, फ्रीलांसर जैसे काम करने में। लेकिन आज का टॉपिक ही कुछ ऐसा है जो कि इस बारे में बात करता है कि अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बीइंग एन एम्प्लॉय काम करते हैं तो वो क्या तरीका होता है, किस तरह से हम जाते हैं, किस तरह से हमें जॉब मिलती है और बाकी सारी चीज़ें। तो चलो शुरू करते हैं आज का काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है स्टाफिंग। कहते तू होता कौन है कहने वाला, कहते कौन बातें तेरी सुनने वाला, मुझको ना लेना देना इससे जितने नकली बैठे घर पे सबको एक साथ किया डिसमिस। सबको एक साथ किया। भाई सबसे पहले तो आपको स्टाफिंग का मतलब पता होना चाहिए। तो स्टाफिंग इज ऑल अबाउट राइट पर्सन एट राइट जॉब, हैविंग द राइट क्वालिफिकेशन, डूइंग द राइट जॉब एट द राइट टाइम। कई बार कुछ फ्रस्ट्रेटेड लोगों को आप देखते होंगे, कहीं पे अगर जाते होंगे तो वो बिना बात के चिड़े हुए बैठे रहते हैं। तो उनके पास में भी क्वालिफिकेशन तो होती है, लेकिन वो राइट जॉब राइट टाइम पे नहीं कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है व्हेन इट कम्स टू स्टाफिंग। हम मॉडर्न वर्ल्ड में रह रहे हैं और मॉडर्न वर्ल्ड की सबसे पहली डिमांड है कि अगर आप काम कर रहे हो तो कम से कम ऐसा काम तो करो जिससे आपको प्यार हो। तो जॉब करने का क्या फ़ायदा अगर आप अच्छे खासे हंसते खेलते वो काम नहीं कर पा रहे हो। हाँ, सीरियस लेना लाइफ को ज़रूरी है, लेकिन इतना भी नहीं कि यार भाई मतलब अपना चैन सुकून खो दो। तो चलो शुरू करते हैं सबसे पहले स्टाफिंग का पहला टॉपिक, इंपॉर्टेंस, नीड्स या फिर बेनिफिट्स ऑफ स्टाफिंग। तो सबसे पहले भाई कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या फ़ायदे हैं। नंबर 1, फिलिंग द रोल बाय ऑब्टेनिंग कंपिटेंट पर्सनल। हम जो भी रोल असाइन करते हैं अपने बिजनेस के अंदर, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस जो आज के टाइम पे हैं, वो काफ़ी रिसर्च और डेवलपमेंट के बाद एक पोस्ट को ओपन करते हैं। उनके लिए वो सिर्फ पोस्ट नहीं है, उससे होने वाला प्रॉफिट है, उससे होने वाला बेनिफिट है। और अगर उस पोस्ट पे वो हर किसी को बिठा देंगे तो वो काम कभी उतने इफेक्टिवली और एफिशिएंटली नहीं हो पाएगा, रिसोर्सेज का वो बेस्ट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा जो वो बिजनेस मान के चल रहा था। एक चपरासी से लेके एक टॉप एंड इंजीनियर जो भी बिजनेस के अंदर रखा जाता है वो एक कंपिटेंट पर्सनल होता है, कैपेबल पर्सन होता है, और ये सबसे पहली रिक्वायरमेंट है ऑर्गेनाइजेशन की। सेकंड, ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंस ये है कि राइट पर्सन एट राइट जॉब। क्वालिफिकेशंस ऐसे ही नहीं बनाई गई हैं और वो जॉब्स के लिए काफ़ी इफेक्टिव होती हैं। राइट पर्सन एट राइट जॉब का मतलब ये नहीं है कि अगर वो क्वालिफाइड है तो उसको वहाँ पे रख दो, साथ में उसका एक्सपीरियंस भी काउंट होता है, साथ में वो कितना फेवरिज्म कर सकता है एक बिजनेस के लिए वो भी काउंट होता है, साथ में ये भी काउंट होता है क्या उसके अंदर वो कैपेबिलिटीज़ भी हैं, भले ही उसके पास वो डिग्री ही क्यों ना आ गई हो। राइट पर्सन एट राइट जॉब का बहुत ब्रॉडर कंसेप्ट है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। इवन कमिटमेंट टुवर्ड्स दी ऑर्गेनाइजेशन भी इसके अंदर काउंट होता है। आप सिर्फ एक जॉब फुलफिल नहीं कर रहे हैं, आप एक बहुत बड़ी ड्यूटी अपने साइड से फुलफिल कर रहे हैं और वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट इसी के अंदर आता है, व्हाई स्टाफिंग इज इंपॉर्टेंट इज बिकॉज ऑफ द ग्रोथ ऑफ द एंटरप्राइज। कई बार एक बिजनेस कई सारी चीजें करती चली जाती है लेकिन उसमें बार बार फेल होती चली जाती है। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग कंपिटेंट पर्सनल, जो मैंने पहले भी टर्म यूज किया। जरूरी ये है कि अगर आप बिजनेस का ग्रोथ पर्सपेक्टिव यूज करते हुए चल रहे हो या विजन माइंड में लेके चल रहे हो तो उसके साथ साथ ये भी जरूरी हो जाता है कि आपके आसपास जितने लोग काम कर रहे हैं वो अपने आप में कंपिटेंट हैं, वो अपने आप में कैपेबल हैं और साथ साथ में वो बिजनेस की ग्रोथ देखना चाहते हैं। तभी मैंने बोला इट इज नॉट जस्ट अबाउट राइट पर्सन एट राइट जॉब, इट इज मोर देन दैट, इट इज अ ब्रॉडर कंसेप्ट, इट इज ऑल्सो अबाउट द ग्रोथ ऑफ द एंटरप्राइज। हमें बिजनेस बन के काम करना पड़ता है, हमें बिजनेस का रिप्रेजेंटेटिव बन के काम करना पड़ता है, तभी हम बिजनेस को ग्रोथ करा सकते हैं, क्योंकि अकेला ओनर तो वो काम कभी नहीं करा सकता। अगर आप ये माइंड में लेके चलोगे कि मैं तो एक सैलरीड एम्प्लॉय हूं, मेरा काम है आना, काम करना और जाना, वर्थ इट नहीं है वो, ना ही बिजनेस के लिए ना ही आपकी ग्रोथ के लिए। क्योंकि अगर बिजनेस ग्रो नहीं करेगा तो आप भी स्टेगनेंट हो जाओगे, आपकी ग्रोथ में भी कहीं ना कहीं ठहराव आ जाएगा। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, इसी का नेक्स्ट पॉइंट है कि बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को कैसे है। ह्यूमन रिसोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है आज के लिए और शायद इसलिए लिटरेसी के लिए भारत इतना खर्चा भी कर रहा है। अगर बिजनेस किसी को एम्प्लॉय करता है तो वो उससे 101% बेनिफिट चाहता है, और अगर आपने सही इंसान को सही प्लेस पे बिठा दिया या स्टाफिंग का प्रोसेस बहुत अच्छे से और बहुत स्मूथली किया तो आपको उसके बेनिफिट्स भी देखने को मिलेंगे। यानी ह्यूमन रिसोर्स जो है वो आपका इतना
एक्सेलेंट डेवलप होगा कि दूसरी कंपनीज चाहेंगी कि उनके पास भी ऐसा ह्यूमन रिसोर्स हो जो आपके पास है। इसी के अंदर फिफ्थ पॉइंट आता है हेल्प्स इन कंपीटिंग। हर बिजनेस को दूसरे बिजनेस से कंपीट करना है और इसके लिए आपने देखा होगा ब्रांड एम्बेसडर्स की कैसी होड़ मची रहती है। सेम बात इसी तरीके से होती है एम्प्लॉयज़ की भी। अगर एक बहुत अच्छा एम्प्लॉय है और वो लॉयर है या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट है या फिर इंजीनियर है जो अपने काम में बेस्ट है, तो उसको एक तरीके से जॉब पे रखने के लिए हर कंपनी के बीच होड़ मची रहती है क्योंकि कंपटीशन बहुत है और कंपिटेंट पर्सनल की डिमांड भी बहुत है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इंप्रूव्स जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज। जॉब सेटिस्फैक्शन बहुत ज़रूरी होता है एक एम्प्लॉय के लिए अगर वो कंटिन्यू काम करना चाहता है एक बिजनेस के साथ, क्योंकि इट्स नॉट अ वन डे अफेयर, इट इज़ अबाउट गिविंग योर 10, 20, मे बी 30 ईयर्स ऑफ योर लाइफ टू एन ऑर्गेनाइजेशन, डिवोटिंग इट टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। और अगर उसको जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, जब तक वो अपनापन महसूस नहीं कर पाएगा, तब तक वो कभी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपने तरीके से काम नहीं कर पाएगा और ना ही उसका कभी मोराल बूस्ट होगा। मोराल होता है वो जो अंदर से मोटिवेशन आता है कि मुझे इसके लिए कुछ करना है, मुझे उसके लिए कुछ करना है। वो मोराल होना एक बिजनेस के लिए भी बीइंग एन एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो तभी आता है जब स्टाफिंग के अंदर हम सारे प्रोसेस को उतने तरीके से ही करते हैं जितने बाकी एक एम्प्लॉय को एम्प्लॉय करने में करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है की ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ ऑल अदर फंक्शंस। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है टाइमली कंप्लीशन ऑफ ऑल द अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। और याद रखो कि अगर आपका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है तो कोई भी फंक्शन डिले वैसे भी नहीं होगा, कोई रीजन ही नहीं है किसी फंक्शन का डिले होने का, क्योंकि आपके पास स्टाफ इतना अच्छा है जो हर काम को बहुत अच्छे से करना जानता है एंड दैट इज हाउ मैनेजमेंट इज बीइंग डन। शुरू करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब बात करते हैं स्टाफिंग और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। आखिर स्टाफिंग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पार्ट है या एचआरएम स्टाफिंग का पार्ट है? भैया ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अपने आप में बहुत ब्रॉडर कंसेप्ट है और स्टाफिंग उसके सामने एक तुच्छ प्राणी है। यह चीज हमेशा याद रखिएगा। जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो नॉलेज, स्किल, क्रिएटिविटी, टैलेंट, इन सब के बारे में बात करता है, इवन पोटेंशियल के बारे में भी बात करता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज एवरीथिंग अबाउट ह्यूमन रिसोर्स। इंसान की क्या कैपेबिलिटीज हैं, क्या क्षमताएं हैं, किस दूर तक वो सोच सकता है, ये सब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर आता है। क्या पोटेंशियल है उसका, किस लेवल तक आप उससे काम करवा सकते हो, एक्सट्रीमिटी क्या है, हर चीज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर आती है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो कभी भी एंड नहीं होता कि हमने सेलेक्ट कर लिया है बेस्ट एम्प्लॉय। हम ट्रेनिंग की बात करते हैं कि उसको ट्रेन करो, प्रोफेशनल बनाओ, उसको डेवलप करो, उसको कॉम्पनसेशंस दो, जब वो अच्छा काम करे उसको रिवॉर्ड करो। ये सारी चीजें हमारी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर आती हैं। करियर ग्रोथ हो गई, मोटिवेशन हो गया, एम्प्लॉय क्या कंफर्टेबल है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हर चीज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पार्ट है। तो स्टाफिंग, यस इट इज अ प्रोसेस, बट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज ऑलवेज अ ब्रॉडर कंसेप्ट। अब बात कर लेते हैं स्टाफिंग प्रोसेस की। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। स्टाफिंग प्रोसेस ये बताता है कि किस तरीके से हम ह्यूमन रिसोर्स को, यानी एक बेस्ट इंसान को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेके आते हैं। मैं आउट ऑफ वर्ड्स जा रहा था, हाँ, लेकिन मैं बोलना ये चाह रहा था कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसे आ सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे स्टाफिंग प्रोसेस के अंदर आता है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। आपको ये पता करना जरूरी है कि क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैन पावर रिक्वायरमेंट है, और अगर है तो कितने मैन पावर की है। इसके अंदर आपको 3 पॉइंट्स लिखना पड़ेंगे। सबसे पहले आप करेंगे वर्कफोर्स एनालिसिस। आप ये पता करेंगे कि आपके पास वर्कफोर्स कितना अवेलेबल है। उसके साथ साथ आप सेकंड करेंगे वर्कलोड एनालिसिस। आप ये देखेंगे कि जो वर्कफोर्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही है उस हर एक एम्प्लॉय के ऊपर, हर एक इंडिविजुअल के ऊपर कितना वर्कलोड आया हुआ है, कितना काम उसको करना पड़ता है। क्या वो ओवर टाइम करके अपना काम कंप्लीट कर रहा है, क्या वो ज्यादा काम करने के कारण फ्रस्ट्रेशन में है, क्या उसको जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है क्योंकि सैलरी बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा है। जब आप इन चीजों के बारे में पता कर लेते हैं तब आपको यहां पे कंक्लूजन निकालना पड़ता है, यानी कंपैरिजन करना पड़ता है। अगर आपको लगता है कि काम बहुत बढ़ गया है और अब एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज काम हैंडल नहीं कर पाएंगे, तब आप बाहर जाते हैं और स्टाफिंग करते हैं या रिक्रूटमेंट करते हैं। इसी के साथ जैसा मैंने बोला तो सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं जो कि कहता है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट इज नथिंग बट इंड्यूसिंग पीपल टू अप्लाई फॉर द जॉब। नाउ इंड्यूसिंग का मतलब होता है कुछ इस तरीके के इश्तेहार निकालना कि सामने वाला खुद से आके आपकी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर दे। रिक्रूटमेंट वो प्रोसीजर होता है जहां पे आपको बहुत सारी एप्लीकेशंस रिसीव होती हैं, जिसमें से आप जो नहीं है क्वालिफिकेशंस के हिसाब से उनको छांटना चालू कर सकते हैं। ये रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर होता है। और हाँ यार, इसका एक फायदा भी है। रिक्रूटमेंट के थ्रू आपको बहुत सारे एप्लीकेशंस मिलते हैं, तो कंपनी के लिए जब ऑप्शन ज्यादा होते हैं तो उसमें से छांटने में कंपनी को आसानी भी उतनी ही होती है। फिर थर्ड इसके अंदर प्रोसेस के अंदर आता है सिलेक्शन। हम बेस्ट जो होता है बंदा,
जो जॉब क्वालिफिकेशन के हिसाब से सूटेबल होता है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, यानी सिलेक्टिंग द बेस्ट अमंग द रेस्ट अवेलेबल। और फिर हम उसको रियलाइज कराते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे वर्क करता है और क्या, याद रखना सिलेक्शन में याद दिला देते हैं उसको, क्या वो इन कंडीशंस के हिसाब से बिजनेस के अंदर या कंपनी के अंदर काम करने को तैयार है, तभी उसको सिलेक्ट करा जाएगा। अदरवाइज हम दूसरे कैंडिडेट को देखेंगे, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की थिंकिंग और इंडिविजुअल की थिंकिंग मैच करना जरूरी है। It is not just about the qualification or experience, it is also about whether the person is comfortable working in the organization or not. फोर्थ पॉइंट आता है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट का मतलब होता है कि जो बंदा सिलेक्ट हुआ है उसने अपनी जॉब ऑक्यूपाई कर ली है, ऑक्यूपाइंग दी जॉब। तो यहां पर जब जॉब ऑक्यूपाई कर ली तो फिर ओरिएंटेशन होता है। होगा क्या मेरे भाइयों, जो बॉस होगा वो पूरे ऑफिस में उस बंदे का चक्कर लगवाएगा जो बंदा सिलेक्ट हुआ है। उसको बताएगा ये कैंटीन है भाई साहब, ये बाथरूम है भाई साहब, ये मैडम जी हैं जो बैठी रहती हैं भाई साहब, ये भाई साहब हैं जिनको टिफिन खाने से फुर्सत नहीं है। मतलब सबका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन किया जाता है। ओरिएंटेशन इज नथिंग बट मेकिंग द पर्सन फैमिलियर विद द वर्किंग कंडीशंस ऑफ द एनवायरनमेंट एंड जो जो जगह हैं उनके बारे में बताना। फिर फाइनली ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट वाला पार्ट आता है, जहां पे हमें एम्प्लॉयज को ट्रेन करना पड़ता है, उन्हें सिखाना पड़ता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कैसे किया जाता है। बिकॉज बीइंग एन इंडिविजुअल, आप थियोरेटिकल नॉलेज लेके एंटर हो रहे हो, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है भी तो वो किसी दूसरी कंपनी का है। ये जो कंपनी आपको सेलेक्ट करके बैठी है, आपको इसके हिसाब से काम करना सीखना पड़ेगा, इसलिए आपको ट्रेन किया जाता है। एट द सेम टाइम बीइंग एन इंडिविजुअल, बीइंग अ पर्सनालिटी, आपको खुद को डेवलप भी करना होता है। जैसे जैसे आप काम करते जाते हैं, मैच्योर होते जाते हैं, आप खुद को बीइंग अ ह्यूमन डेवलप करते चले जाते हैं। लेकिन उन छोटी ऑर्गेनाइजेशंस का क्या जो इतना बड़ा प्रोसेस नहीं कर सकती हैं? तो स्टाफिंग प्रोसेस एक छोटे से बिजनेस के लिए अगर देखा जाए, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन का अगर आपको क्वेश्चन आ जाए, तो उसके अंदर पहला पॉइंट आता है परफॉर्मेंस अप्रेजल का। हर बिजनेस कुछ छोटे स्टैंडर्ड सेट करके रखता है जिनके थ्रू वो परफॉर्मेंस को कैप्चर करता है जो एम्प्लॉयज करते हैं। नाउ जब स्टैंडर्ड्स के थ्रू परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है तो उसे ही नाम दिया जाता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। व्हेन द परफॉर्मेंस इज बीइंग मैच्ड थ्रू सर्टेन स्टैंडर्ड्स सेट बाय द एम्प्लॉयर। और ये जो सुपीरियर्स होते हैं, जो मैंने एम्प्लॉयर्स की बात की, ये एक रिपोर्ट बनाते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल की, जिसमें बताते हैं कि एम्प्लॉय जो है वो किस तरीके से काम कर रहा है। जॉब इतना आसान थोड़ी ना है भाई। तुम्हें क्या लगता है कि गए कमाया आ गए? नहीं भैया, जो हेडेक मिलते हैं ना, जो सर के बाल हैं, ये सब झड़ जाते हैं। फिर भैया प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग होता है। ये जो परफॉर्मेंस अप्रेजल के थ्रू आपकी जॉब रिपोर्ट तैयार की जाती है, इसके थ्रू ही आपका पूरा करियर प्लान होता है। आपको प्रमोशंस मिलेंगे या नहीं, आप कहां पे जाएंगे, किस पोस्ट तक पहुंचेंगे, ये सब कुछ डिपेंडेंट होता है आपकी जॉब परफॉर्मेंस पे। जो फीडबैक आपके मिल रहे हैं दूसरे एम्प्लॉय से, एम्प्लॉयर से, उसके बेसिस पे आपका प्रमोशन होता चला जाता है, आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे। बस इतना इसके अंदर याद रख लो। और लास्ट पॉइंट आता है कॉम्पनसेशन। कॉम्पनसेशन एक तरीके का रिवॉर्ड होता है जो आप जॉब करने पे पाते हैं। डायरेक्ट इंसेंटिव्स जो आपके होते हैं वो सैलरीज, वेजेस वगैरह हो जाते हैं, और इनडायरेक्ट जो होते हैं वो आपको जो इंश्योरेंस वगैरह या मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह होती हैं वो मिल जाती हैं। तो ये कॉम्पनसेशंस दो तरीके से होते हैं। पहला होता है टाइम बेस्ड, जैसे वेजेस जो होती है वो टाइम बेस्ड होती हैं, मे बी वीकली हो गया, मंथली हो गया या डेली हो गया, डिपेंडिंग अपॉन एम्प्लॉयज़ के साथ भी होता है भैया, सैलरी उन्हें मंथली मिलती है, तो ये तो टाइम बेस्ड हो गया। और दूसरा होता है परफॉर्मेंस बेस्ड। जो एमबीए वाले लोग हैं ना वो बहुत अच्छे से समझेंगे, लेकिन अभी तो तुम बहुत छोटे हो। एमबीए वालों की जिंदगी परफॉर्मेंस अप्रेजल पे या परफॉर्मेंस बेस्ड अप्रेजल्स पे कटती है, क्योंकि उनका काम ही यही है। परफॉर्मेंस बेस्ड उनकी सैलरी है या कॉम्पनसेशन है। जितनी यूनिट्स बेच देंगे उतने का कमीशन मिल जाएगा, जो नहीं बेच पाए स्वाहा, कुछ नहीं कर सकते। तो भाई मिलते हैं स्टाफिंग के अगले पार्ट में, तब तक इंतजार करिएगा बाबा जी का। तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से धन्यवाद। कहते कौन बातें तेरी सुनने वाला, मुझको ना लेना देना इससे, जितने नकली बैठे घर पे सबको एक साथ किया डिसमिस। एक साथ किया